हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तैयार हो जाइए दोस्तों ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस को तैयार करने के लिए। मैच जबरदस्त है हैदराबाद और दिल्ली के बीच में। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, इसके बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि ग्रैंड लीग एक अच्छी रैंक के साथ में फिनिश करो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। जो जो काम की बातें आपको लगती हैं उन्हें नोट करते चलिएगा। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर सेफ हैं, कौन से गेंदबाज रखे जा सकते हैं और कौन से बल्लेबाज आपकी टीम में जगह बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर देना। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिस पर फाइनल पिच रिपोर्ट आता है। क्योंकि पिच रिपोर्ट के हिसाब से ही यह तय होता है कि बल्लेबाज कितने रखने हैं, गेंदबाज कितने शामिल करने हैं, और यह हमें क्लियर होता है कि दोस्तों स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी या फिर फास्ट बॉलर्स को। इसीलिए पिच रिपोर्ट जरूरी है। और ये जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर देता हूं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री है। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा। बहुत छोटा सा टारगेट है लाइक का, 3000 लाइक आपको पूरे करने हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, जिस पर कि ये इस सीजन का पहला मैच है। और बाउंड्रीज की अगर बात करें तो 70 मीटर्स की बाउंड्री आपको देखने मिलेगी इस मैदान के ऊपर। और अगर पिच की मैं बात करूं तो जो रिकी पॉन्टिंग ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बताया था, उन्होंने ये कहा है कि इस साल की जो विकेट है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा घास आपको देखने मिलेगा। और अगर ज्यादा घास है तो ज्यादा स्विंग आप मान के चलिएगा। और बल्लेबाजों के लिए भरपूर मदद करने वाला विकेट आपको देखने मिल सकता है, ऐसा रिकी पॉन्टिंग का कहना है। बाकी जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको फोटो के साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखिएगा। अब पिछले साल क्या हुआ था जरा वो देख लेते हैं। इस मैदान पे जो मैचेस खेले गए थे जिसमें 200 का स्कोर बना था, यहां पे 167 का स्कोर बना है, यहां पे 181 और यहां पे 197 का स्कोर है। तो 200 रन पिछले साल भी हमने बड़ी आसानी से देखे हैं। तो लगभग जो आपको एवरेज स्कोर देखने मिलेगा इस मैदान पे वो 185 के आसपास का होगा। मतलब जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, दोनों टीमों की बैटिंग बहुत तगड़ी है, 185 आप मानकर चल सकते हैं। और स्कोर करने वाले जो प्लेयर्स हैं अगर आप नजर डालोगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि दोनों तरफ फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों इनिंग्स में टॉप 3 ने ही इतना बेहतर स्कोर कर दिया है कि वो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के काम का हो गया है। लेकिन दोस्तों अभी पॉइंटिंग ने क्या बताया कि ज्यादा घास है। अब ज्यादा घास से हम ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा स्विंग आपको देखने मिल जाएगा और फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है। तो आप ये मान के चलिएगा कि अभी तक हम जो 0-0 विकेट यहां देख रहे थे, पॉसिबल है कि कम से कम आपको एक विकेट अब पावर प्ले में कम से कम देखने मिल जाएगा। और अगर थोड़ा ज्यादा स्विंग हुआ तो फिर भुवनेश्वर कुमार एक तरफ मौजूद है, एक तरफ आपको ईशांत शर्मा मिलते हैं जो कि स्विंग बहुत ज्यादा और बेहतर कराते हैं, इनको फायदा मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल की स्थिति जो डिपेंड करेगी फाइनल पिच रिपोर्ट के ऊपर, तो टेलीग्राम पे बने रहिएगा। पिछले साल तक इस मैदान पर स्पिनर्स को भी ठीक ठाक विकेट मिल गए थे। पिछले साल स्पिनर्स ने भी ठीक ठाक विकेट इस मैदान पर निकाल दिए थे। और रही बात ड्यू की, तो सेकंड इनिंग में आपको ड्यू तो देखने मिलेगा। अब पिछले साल जो इन दोनों टीमों ने मैच खेला था और इसी मैदान पर खेला था वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो जरा फोकस करिएगा। पहले अगर हम यहां पर देखें तो अभिषेक शर्मा का 67 निकल कर आया था मात्र 36 गेंदों में, जिसमें लगभग उनका 186 का स्ट्राइक रेट था। तो अभिषेक शर्मा एक आपके लिए इंपैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं। इसके बाद मयंक अग्रवाल अभी नहीं खेल रहे, त्रिपाठी नहीं खेल रहे, एडन मार्कराम ने बनाया था सिर्फ 8 रन और इनका विकेट निकाला था मिचेल मार्श ने। इसके बाद हैरी ब्रूक इस टीम में नहीं है, हेनरिक क्लासेन को आउट नहीं कर पाया कोई भी, 53 का स्कोर इनका था। इसके बाद यहां पे अब्दुल समद ने 28 का स्कोर किया था मात्र 21 गेंदों में। अभी हमें देखने ये मिला है कि जो बीच की ये बल्लेबाज थे, हालांकि ये कमजोर भी थे, इस वजह से भी आपको यहां पे जल्दी विकेट देखने गए, लेकिन इस साल कुछ अलग बल्लेबाज देखने मिले हैं तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो विकेट गए थे दोस्तों, यहां पे ईशांत शर्मा ने निकाला था ये, अक्षर पटेल को ये विकेट मिला था, मिचेल मार्श और मिचेल मार्श को हमने 4 विकेट देख लिए थे। तो मिचेल मार्श चूंकि ये मैच नहीं खेल रहे तो उनके चांसेस तो वैसे ही अलग हो गए। और अगर हम मिचेल मार्श को किसी से रिप्लेस करें तो फिर आप किसी राइट आर्म मीडियम से रिप्लेस करके देख सकते हो। वैसे अधिकतर बल्लेबाज जो आउट हुए थे मिचेल मार्श से वो अभी इस मैच में नहीं है। वहीं अगर हम डीसी की बात करें जो कि ये मैच हार गई थी, जिसमें डेविड वार्नर का विकेट भुवनेश्वर कुमार ने 0 पर ही निकाल दिया था,
तो अगर यही कंडीशन फिर से लागू होती है या फिर यही स्थिति दोबारा से बनती है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि आज के मैच में वार्नर खेलते हुए नजर आएंगे आपको। इसके बाद फिल सॉल्ट इस टीम में नहीं है। फिर मिचेल मार्श को 63 का स्कोर किया था, अकील हुसैन ने आउट किया, मनीष पांडे नहीं है, प्रियम गर्ग नहीं है, सरफराज खान नहीं है, अक्षर पटेल ने 29 का स्कोर किया था, चूंकि अब अक्षर पटेल की बैटिंग नहीं आती है। तो अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हो तो बहुत कुछ अलग देखने मिल रहा है, क्योंकि दोनों टीमों का बैटिंग इस साल बड़ा कमाल का बैटिंग लाइनअप है। और रही बात गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर है दोनों टीम्स की, तो इसीलिए जो पिछले साल के मैचेस थे उसको थोड़ा सा हम अवॉइड करके आगे बढ़ेंगे। और अब यहां से बात करते हैं कि इस मैदान पे जो इन दोनों टीमों ने मैचेस खेले हैं, मतलब सॉरी, इस मैदान पे जो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैचेस खेले उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो पृथ्वी शॉ ने इस मैदान पे 18 मैच खेलकर 2 बार 50 किया है, जिसमें इनका 99 का हाईएस्ट है। अभिषेक पोरेल का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, और पंत का 5 बार 50 और 1 बार 100 शामिल है। और फिर आता है अक्षर पटेल, जिनका 17 इनिंग में 357 रन है। गेंदबाजी में अक्षर पटेल के पास में 12 विकेट हैं, कुलदीप यादव के पास में 8 विकेट हैं और ईशांत शर्मा के पास में 13 इनिंग में 15 विकेट है। इससे आपको एक और चीज क्लियर हो जाती है कि स्पिनर्स के लिए ये जो विकेट है उतना बेहतरीन नहीं रहा जितना बेहतरीन होना चाहिए। मतलब जितने बेहतरीन स्पिनर इनके पास में मौजूद है उसके हिसाब से देखा जाए तो स्पिनर्स के हिसाब का विकेट देखने नहीं मिला। अब विकेट मिले हैं ईशांत शर्मा को, जो कि नई गेंद के साथ में आते हैं, और नई गेंद के साथ में हमें स्विंग देखने मिलेगा, तो ये फायदा देखने मिल सकता है। इसके बाद खलील अहमद को मिले हैं 3 विकेट, जो कि थोड़ा सा वेरिएशन यूज करते हैं, और मुकेश कुमार को मिले हैं 5 विकेट। अब जो दूसरी टीम है इसके खिलाड़ियों ने ज्यादा मैचेस इस मैदान पे नहीं खेले हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जो 4 मैच खेले हैं उसमें उन्होंने 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। एडर मार्कराम एक पारी में 8 रन है, हेनरिक क्लासन ने 2 में 56 किया है, और अब्दुल समद ने 2 में 38 रनों का स्कोर किया है। पैट कमिंस के पास में गेंदबाजी में ठीक रिकॉर्ड है। फिर नटराजन के पास में 2 विकेट है। भुवनेश्वर कुमार नई गेंद के साथ में ईशांत शर्मा गेंदबाजी करते हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है। नई गेंद के साथ में भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करते हैं, इनका रिकॉर्ड अच्छा है। और एक और जो चीज हमें देखने मिलती है दिल्ली की ग्राउंड पे, वो है नॉर्मली रेड सॉइल का विकेट। रेड सॉइल का विकेट देखने मिलता है जहां पर जनरली आपको थोड़ा ज्यादा बाउंस देखने मिल जाता है। और जयदेव उनादकट के पास भी 11 विकेट है, और मयंक मार्कंडे के पास में आपको 2 इनिंग में 3 विकेट देखने मिले हुए हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि दोनों टीम्स ने पावर प्ले के अंदर कितने विकेट निकाले हैं। पिछले मैच में इस सेक्शन का बहुत फायदा हुआ था, मैंने आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों वहां पे कि भाई सीएसके के जो गेंदबाज हैं वो उतने बेहतर नहीं है, तो एलएसजी के टॉप ऑर्डर को फायदा मिलेगा। ये चीज हमने डिस्कस की थी, और देखा होगा कि 100 रन तक 0 विकेट थे, पावर प्ले से चलते आए थे, और दोनों खिलाड़ियों ने बढ़िया बैटिंग की थी। तो यही वो चीज है जो आपको फायदा देती है। अब जरा यहां पे देखें, जो सबसे पहले अगर हम डीसी की बात कर रहे हैं तो डीसी ने लगभग सभी मैचेस में पावर प्ले में विकेट मारे हैं। अगर आप देख रहे हैं 2-2-2, 2-4 विकेट आपको देखने मिला है। तो कुल मिलाकर डीसी से आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो पावर प्ले में कम से कम 1 विकेट तो मार ही दे, 2 नहीं तो 1 तो विकेट आना ही आना चाहिए। वैसे तो मैं 2 विकेट की ही उम्मीद करके चल रहा हूं, लेकिन चलिए हम 1 विकेट मान लेते हैं। तो अब यहां पे 2 कंडीशन बन रही हैं, दोनों को नोट कर लेना फायदा होगा। पहला तो ये कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से किसको ड्रॉप करें, तो आप वहां से किसी एक को ड्रॉप करके चल सकते हो। दूसरी चीज ये कि अगर 2 विकेट आ जाते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1-0 फिर 2 विकेट, अगर ये 2 विकेट आते हैं तो फिर आपको जो नीतीश कुमार रेड्डी है, जो एन कुमार रेड्डी प्लेयर है जो कि नीचे बैटिंग कर रहा था, पॉसिबल है कि फिर वो नंबर 4 पर बैटिंग करने आ सकता है, क्योंकि अगर 2 विकेट जल्दी गिरेंगे तो उनका इस्तेमाल हो सकता है। तो अब वो आपके लिए पंटर पिक बन जाएगा। कौन? एन कुमार रेड्डी। एन कुमार रेड्डी पे नजर रखना। पिछले मैच में कुछ नहीं मिला था, ना बैटिंग मिली थी ना बॉलिंग मिली थी, सिर्फ फील्डिंग कराई थी, तो जिसकी वजह से लोग उन पे अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस खिलाड़ी पे नजर रखना है, एन कुमार रेड्डी पे, अगर 2 विकेट जल्दी जाते हैं तो। अब विकेट निकाल कौन रहा है? ईशांत शर्मा, यहाँ पे मुकेश कुमार, खलील अहमद, एनरिक नॉर्किया, खलील अहमद, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार। 2 बार निकाले हैं ईशांत शर्मा ने, 2 बार निकाला है मुकेश कुमार ने, और 3 बार निकाला है खलील अहमद ने विकेट। तो बहुत हद तक यहां पे पॉसिबिलिटीज ये हैं कि खलील अहमद और साथ में ईशांत शर्मा ये आपको 1-1 विकेट निकाल के दे जाए। अब रही बात दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम है एसआरएच, जिसकी अगर गेंदबाजी देखें तो 2-2 विकेट इन्होंने यहां निकाले पावर प्ले में। फिर 2 बार मिला इनको 1-1 विकेट। पंजाब के सामने 3 विकेट आए थे क्योंकि पंजाब की टीम कमजोर है, और आरसीबी के सामने इनको कोई विकेट नहीं मिला। मतलब जब अच्छा ओपनिंग पेयर आया
तब दिक्कत आई है। केकेआर के पास में मिस और हिट वाले प्लेयर हैं, एमआई के सामने स्विंग बहुत बढ़िया हुआ था, तो पैट कमिंस और शहबाज अहमद ने विकेट निकाला। जीटी के पास में भी रिद्धिमान शाह एक कमजोर प्लेयर है, सीएसके के सामने जरूर यहां पे इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके एक विकेट मार दिया था। फिर पंजाब के पास में 3 कमजोर प्लेयर हैं। अब यहां पे जो सामने वाली टीम है, पृथ्वी शॉ और वार्नर आएंगे। हालांकि वार्नर उतनी अच्छी फॉर्म में चल नहीं रहे हैं और पृथ्वी शॉ मिस और हिट वाले प्लेयर हैं, तो यहां पर भी लगभग 1 विकेट का चांस आपको बन जाएगा। अब आपको यह तय करना है कि आपको छोड़ना किसको है, वार्नर को छोड़ना है या फिर छोड़ना है आपको पृथ्वी शॉ को। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें थोड़ा बहुत यहाँ पे लक डिपेंड कर जाता है। बाकी मैंने डिटेल वीडियो में आपको बताया है कि किसके साथ कैसी बैटल है, मतलब भुवनेश्वर कुमार ने वार्नर को कितनी बार आउट किया है, लेफ्ट आर्म मीडियम से कितनी बार आउट हुए, राइट आर्म मीडियम से कितनी बार आउट हुए, जिससे आपको ये तय हो जाएगा कि आपको छोड़ना किसको है। तो अभी के लिए कम से कम 1 विकेट में इनसे मान के चल रहा हूं और इनके 1 से 2 जा सकते हैं। तो मतलब आपको हैदराबाद के जो ऐसे प्लेयर हैं जो स्लो खेलते हैं उन पे आप नजर रख सकते हो थोड़ा सा। अब हम ये बात कर लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने किसको विकेट दिया है। दोस्तों सारी चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो लाइक कंप्लीट कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है, आपको वहां पे स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। अब बात करें अगर यहां पे, तो दिल्ली कैपिटल की टीम ने लगभग 5 से 6 विकेट दिए हैं हर मैच के अंदर और इन्होंने लेफ्ट आर्म को दिए हैं टोटल 8 विकेट। कितने मैचेस में? 7 मैचेस में। यहां पे नटराजन और उनादकट मौजूद है, तो टोटल मिलाकर 2 विकेट की यहां पे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि भैया दोनों को मिलाकर 2 विकेट मिल सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने 1 ही विकेट दिया है। फिर इन्होंने राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को 10 विकेट दिए हैं, तो पैट कमिंस के पास भी कम से कम 1 से लेकर 2 विकेट निकालने का मौका है, आप 2 ही मान के चले। सेम सिचुएशन भुवनेश्वर कुमार के साथ में भी है और बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन मयंक मार्कंडे के पास भी है। तो मतलब इस मैच के अंदर डीसी जो अभी तक 5 से 6 विकेट गंवा रही थी उसके 7 से 8 विकेट जाने के चांसेस बन सकते हैं। कितने विकेट? 7 से लेकर 8 विकेट। क्यों? क्योंकि पैट कमिंस अकेले राइट आर्म फास्ट, भुवनेश्वर कुमार अकेले राइट आर्म मीडियम, मयंक मार्कंडे, क्योंकि यहां पे सभी तरह के गेंदबाज मौजूद हैं एसआरएच के पास में जो परेशान करते हैं नॉर्मली डीसी की टीम को, इसीलिए 7 से 8 विकेट जाने के चांसेस है। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना जिसमें पहले गेंदबाजी कर रहे हो। कल मैं काफी लोगों के कमेंट पढ़े जब मैंने उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि ऐसा होगा, लेकिन सेकंड इनिंग में कंडीशंस बदल जाती हैं, फर्स्ट इनिंग की कंडीशंस अलग होती हैं, उस हिसाब से हम बात करते हैं। हाँ, हालांकि अगर हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 200 से ऊपर का स्कोर कर दिया फिर तो ये सब फॉलो हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि इन्होंने 160 150 ही बनाए तो फिर कैसे फॉलो होगा ये आप खुद भी समझ सकते हैं। तो अभी की स्थिति में दोनों को मिला के 2 विकेट इनके पास, पैट कमिंस भुवनेश्वर कुमार पे रिस्क इस मैच में लिया जा सकता है ग्रैंड लीग में, और मयंक मार्कंडे भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो अभी के लिए ये 3 प्लेयर और ये इन दोनों में से एक रख सकते हो आप। और एक और चीज का ध्यान रखना, कुछ डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट के भी ऊपर। अगर मान लो कि पिच बिल्कुल ही स्पिन को सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर आप मयंक मार्कंडे को भी थोड़ा छोड़ के चल सकते हैं। अब बात करें अगर हैदराबाद की, तो चाइना मैन को दिया है इन्होंने अभी तक 1 विकेट। वैसे हर टीम के पास चाइना मैन है भी नहीं, तो हम कुलदीप यादव का 1 विकेट चलिए जोड़ लेते हैं, ज्यादा नहीं जोड़ रहा हूं, 1 ही जोड़ रहा हूं। लेफ्ट आर्म मीडियम को दिए इन्होंने 7 विकेट, तो लगभग 1 विकेट खलील अहमद के खाते में ऐड कर सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने कोई विकेट नहीं दिया, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 5 विकेट है और राइट आर्म मीडियम को दिए 12 विकेट। तो ईशांत शर्मा जो कि राइट आर्म फास्ट में हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि कई बार 140 से ऊपर जाते हैं, तो यहां मिनिमम 1 विकेट इनका और मैक्सिमम 2 विकेट जा सकते हैं। मुकेश कुमार चूंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं तो इनको जितने भी विकेट मिलेंगे वो डेथ ओवर के होंगे, तो वैसे 1 विकेट है लेकिन डेथ ओवर में क्योंकि 20वां ओवर डालते हैं तो वहां विकेट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहां पे चांसेस थोड़े से कम ही आप मान के चलिएगा। तो यहां विकेट के जो आपको रेशो मिलता है 1 विकेट, यहां से 2, अगर हम ईशांत शर्मा के 2 विकेट काउंट कर ले तो 4, और मुकेश कुमार अगर थोड़ी बेहतर गेंदबाजी करे तो 6 जा सकते हैं, नहीं तो आपको 5 विकेट हैदराबाद के देखने मिल जाएंगे। और लगभग हैदराबाद की टीम इतने ही विकेट गंवाती है, तो जो अगर हैदराबाद की मिडिल ऑर्डर की बैटिंग आती है तो उसमें ईशांत शर्मा का रोल सबसे बड़ा होगा। अब हम बात करें कि कौन से खिलाड़ी कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम डीसी की बात कर दें। डीसी सिर्फ 3 मैचेस को जीत पाई है और बाकी मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पहले अगर हम देखें कि डीसी अगर जीतती है तो कौन कौन से खिलाड़ी कॉमन आते हैं, इसमें पृथ्वी शॉ 2 बार आ चुके हैं, ऋषभ पंत 3 बार आ चुके हैं और जैक फ्रेजर गर्क 2 बार आ चुके हैं, दोनों ही मैच खेले हैं। तो अभी के लिए फ्रेजर
पंत, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जब डीसी की जीत में इनका हाथ होता है। फिर इसके बाद अक्षर पटेल भी 2 बार आ चुके हैं और अभिषेक पोरेल नहीं आए, शय होप नहीं आए, सुमित कुमार 1 बार आए हैं। गेंदबाजी में आप यहां पे देखेंगे 2 बार ईशांत शर्मा का हाथ रहा है, 3 बार खलील अहमद का साथ रहा है और 2 बार मुकेश कुमार का साथ रहा है। तो अगर आप डीसी की जीत की आस लगा के बैठे हैं तो ये जो खिलाड़ी हैं जिन पे आपको नजर रखनी होगी ज्यादातर, खासतौर से, हालांकि कुलदीप यादव ज्यादा मैचेस खेले नहीं है तो आप इनको देख सकते हैं। बाकी ये खिलाड़ी है ऋषभ पंत और इसके अलावा स्टब्स। ये 6-7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डीसी की टीम में अहम रोल निभा रहे हैं जब डीसी जीत रही है। और बाकी नॉर्मली अगर हम बात करें कि नॉर्मल में कौन बार बार ड्रीम टीम में शामिल हो रहा है, तो आपको ये देखने मिलेगा डेविड वार्नर आ चुके हैं 3 बार, बाकी 2 मैचेस खेले नहीं है। पृथ्वी शॉ टोटल 3 बार आ चुके हैं। जैक फ्रेजर ने सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं और दोनों मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है। ऋषभ पंत 4 बार आ चुके हैं, 4 बार आ चुके हैं ट्रस्टिन स्टब्स, और अक्षर पटेल भी 4 बार शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा अभिषेक पोरेल 2 बार, शे होप 1 और सुमित कुमार 1 बार। गेंदबाजी में 4 बार ईशांत शर्मा का नाम आया है, जबकि मैच सिर्फ इन्होंने 6 खेले हैं। कुलदीप यादव ने 4 मैच खेलकर 3 बार और 4 बार आ चुके हैं खलील अहमद, और मुकेश कुमार 2 बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी टीम है, जो कि है सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखने मिलेगा जब जब टीम जीती है तब 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां देखिए 1 2 3 4। जब जब टीम जीती है तो ये 4 प्लेयर, क्लासेन, मार्कराम, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहा है बैटिंग में। गेंदबाजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमें देखने मिला है वो सिर्फ है पैट कमिंस का। पैट कमिंस का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, बाकी किसी का इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने बल्लेबाजी से उतना बेहतर कर दिया है जितना बेहतर इन्होंने गेंदबाजी से नहीं किया है। इसीलिए अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि एसआरएच जीत रही है तो फिर आप इन 4 प्लेयर पे यहां और एक 5वां प्लेयर ये 5 से 6 प्लेयर, ज्यादा से ज्यादा एक आधे को और यहां से गेंदबाज उठा सकते हो। जैसे अगर देखें तो भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 बार जीत में साथ दिया है, तो इनको और ज्यादा से ज्यादा पटक सकते हो। बाकी जो खिलाड़ी हैं जैसे कि शहबाज अहमद 1 जीत 1 हार में शामिल थे, उनादकट ने 1 ही जीत में शामिल है और नटराजन 1 हार में शामिल थे। बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने नॉर्मल परफॉर्मेंस किया है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा, एक तो अभिषेक शर्मा ने बेहतर किया, एक ट्रेविस हेड ने 5 में से 3 बार आ चुके हैं। इसके बाद एडन मार्कराम ये तो 6 में से 3 बार आए हैं, और हेनरिक क्लासेन आ चुके हैं 4 बार। अब्दुल समेद 3 बार ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं, और इसके अलावा पैट कमिंस 5 बार और भुवनेश्वर कुमार 2 बार, और शहबाज अहमद भी 2 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। तो आप यहां देख लेना, अगर आप डीसी को जिता रहे हो तो वो जो 6 नाम हमें देखने मिले थे वो सबसे इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, क्योंकि वो बार बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं जब टीम जीत रही है। अगर हैदराबाद को जिता रहे हैं तो यहां से वो 5 खिलाड़ी जो हमें निकल कर आए उसमें ज्यादा से ज्यादा एक आधे को प्लेयर जोड़ के यहां से आप वो 6 का कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए कौन कौन सबसे आगे चल रहा है। तो यहां आपके लिए बहुत सारे नाम निकल कर आएंगे, क्योंकि आज खिलाड़ी दोनों टीमों के पास में बैटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला जो नाम अगर मैं इस टीम से कहूं, पहले मैं आपको कुछ सेफ ऑप्शन बताता हूं, फिर कुछ रिस्की ऑप्शन भी रखूंगा सामने। तो सेफ ऑप्शन में एक आप रख सकते हो, गेंदबाजी में तो खैर कोई भी नहीं है, बल्लेबाजी में शे होप ऋषभ पंत तक नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक पृथ्वी शॉ को ऐड कर सकते हो, आप पृथ्वी शॉ को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा डेविड वार्नर वाइस कैप्टनसी के लिए रहेंगे। वैसे तो नॉर्मली इस टीम से अधिकतर खिलाड़ी वाइस कैप्टन में ही जाएंगे। पृथ्वी शॉ को रख सकते हो, क्योंकि पहले भी वो 99 बना चुके हैं इस मैदान के ऊपर, और एक जैक फ्रेजर मैकगर्क। तो सिर्फ 3 खिलाड़ी निकल कर आते हैं। पंत का बैटिंग डाउन थोड़ा नीचे होने की वजह से मैं इनको उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं। अभी के लिए ये 3 प्लेयर हैं, फ्रेजर, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। बाकी ऋषभ पंत उतना थोड़ा नीचे होने की वजह से दिक्कतें ज्यादा होंगी। अब रही बात सनराइजर्स हैदराबाद की, तो इनके पास में एक ऑप्शन मिलता है हेड का, एक क्लासेन का मिलता है, एक मिलता है आपको मार्कराम का। ये 3 खिलाड़ियों का ऑप्शन सबसे बेहतर है। गेंदबाजी में वैसे तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पैट कमिंस को ऐड करके चलूंगा, क्योंकि लगातार बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं और सही मौके पर गेंदबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो यहां से मिलते हैं हमें 4 नाम, जिसमें क्लासेन, हेड और मार्कराम का नाम शामिल है पैट कमिंस के साथ में। और यहां दूसरी टीम से पृथ्वी शॉ, मैकगर्क और वार्नर है। पंत रिस्की में आएंगे, बहुत ज्यादा रिस्की में आएंगे, इसलिए पंत को मैं थोड़ा सा भी साइड ही करके चल रहा हूं। अब हम तैयार कर लेते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट जो आपके लिए सेफ हो सकते हैं। तो यहां पे आपको देखने मिलेगा एक क्लासेन का नाम और एक ट्रेविस हेड का नाम। ये लगभग सभी सिचुएशन में आपको ड्रीम टीम में देखने मिल सकते हैं। फ्रेजर मैकगर्क के भी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम
स्विंग नहीं देखेंगे, अगर मान लीजिए कि स्विंग नहीं हुआ तो फिर फ्रेजर मैकगर्क आपको इजीली 25-30 करके देके जाएंगे। सेम सिचुएशन पंत की भी है, चूंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं इसलिए इनको बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहां से नाम है एक खलील अहमद का, एक पैट कमिंस का, एक मयंक मार्कंडे और एक ईशांत शर्मा, जिनके चांसेस बहुत बढ़िया है कि ये आपको ड्रीम टीम में देखने मिल जाएंगे। हालांकि मयंक मार्कंडे का डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट के ऊपर कि पिच कितना स्पिन करने लायक है। बाकी ये खिलाड़ियों के चांसेस काफी अच्छे मान के चल रहा हूं। फिर है दोस्तों यहां से डिफरेंशियल प्लेयर्स में, जिसमें स्टफ शामिल है। इनका बैटिंग डाउन नीचे होने की वजह से ये डिफरेंशियल में है, नहीं तो ये सेफ में आते। पृथ्वी शॉ, इनके चांसेस बढ़िया रहेंगे। एडन मार्कराम और कुलदीप यादव आपके डिफरेंशियल्स में शामिल रहने वाले हैं। और रिस्की में आपको मिलेगा एक के नीतीश कुमार रेड्डी, इस पे नजर रखिएगा। और इसके बाद एम कुमार आपको मिलते हैं। अभिषेक पोरेल अगर टॉप ऑर्डर से पहला विकेट जल्दी जाता है तो फिर पोरेल आएंगे। और अब्दुल समद अगर टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत देता है तो इनके साथ में कंडीशन ज्यादा लागू हैं, इसीलिए ये रिस्की में शामिल है। जैसे कि अगर हम पोरेल की बात करें तो ऊपर के विकेट जल्दी जाएंगे तो पोरेल को बैटिंग मिलेगी। ऊपर का प्लेयर अगर अच्छी बैटिंग करेगा तो समद को बैटिंग मिलेगी। एन कुमार रेड्डी जब ऊपर के प्लेयर्स जल्दी आउट होंगे तो इनकी बैटिंग आएगी। और एम कुमार ऐसा है कि ये सिर्फ डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, तो डेथ ओवर में इनके लिए बस आज इतना सा है कि सामने जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे होंगे, पॉसिबल है कि वो हेनरिक क्लासेन होंगे और पॉसिबल है कि वो अब्दुल समद या फिर एडन मार्कराम होंगे। तो ऐसे में इनके लिए उतना इजी होगा नहीं विकेट निकालना, इस वजह से मैं इनको रिस्की में लेके चल रहा हूं। बाकी पिछले मैच में 3 विकेट निकाले थे। अब अगर टीम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो क्लासेन है, वार्नर को कप्तान किया है, फ्रेजर, अब्दुल, स्टब्स, ट्रेविस और अभिषेक शर्मा शामिल है। अक्षर पटेल बाहर किए, पैट कमिंस, कुलदीप यादव और मयंक मार्कंडे को हमने टीम में जगह दी है। इसके बाद वहीं ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक बार ट्रेविस हेड कप्तान है हेनरिक क्लासेन के साथ में, इधर से खलील अहमद और ईशांत शर्मा आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ये पावर प्ले में, ये डेथ ओवर के लिए। एडन मार्कराम के नीतीश रेड्डी, इसके बाद आपको ये देखने मिलेगा जैक फ्रेजर, पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत को हमने टीम में जगह दी है। फिर इसके बाद अगला जो आपको देखने मिलता है उसमें पंत है शामिल, वार्नर है, फ्रेजर मैकगर्क को हमने वाइस कैप्टन किया है। कप्तान जो है वो एडन मार्कराम है, ट्रेविस हेड और इसके साथ अभिषेक शर्मा, स्टब्स, इसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और टी नटराजन हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। अंतिम जो कॉम्बिनेशन है जिसमें पंत और अभिषेक पोरेल दोनों को रखा है। कैप्टन मेरे पृथ्वी शॉ है, ट्रस्टिन स्टब्स है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडन मार्कराम। वाइस कैप्टन पैट कमिंस को बनाया है भुवनेश्वर कुमार, मुकेश कुमार और मयंक मार्कंडे के साथ में। अब जो भी बदलाव होगा, जो भी चेंजेस करने होंगे वो पिच रिपोर्ट के हिसाब से हम टेलीग्राम पे क्लियर कर लेंगे। बाकी हाल फिलहाल की जो स्थिति है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आई होंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ध्यान रखना कि दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।